पेज नंबर 15 पे थे, पेज नंबर 15 पे थे। ये कौन सा? ये हाँ जी, वो ज्यादा लोन पे ज्यादा रेट पे पेमेंट हुई है, रेट की वजह से इशू है। जोड़ा ऑनलाइन स्टोर्स के बाद आ रही है, एक्सचेंज गेन लॉस क्यों आते हैं? ये आपसे पूछा मैंने कहा एक्सचेंज गेन लॉस क्यों आ रहा है? करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से ही है। अगर रेट सेम रहे फिर तो कोई इशू ना हो। ये पढ़ लिया था यार, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, पेज नंबर 15। चला सर IAS 40 को जरा बीच में मिक्स करें IAS 21 के साथ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी पाकिस्तान से बाहर है तो इनिशियली पहले किस करेंसी में उसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बाद में कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो हमें एक बाद में फॉरेन करेंसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे ही है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो फिर उसके बाद फेयर वैल्यू जो हमें फॉरेन करेंसी में मिलेगी उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गेन लॉस आएगा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज। बस सिर्फ फर्क यही है कि फिर आपको जब भी आप बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में देखेंगे तो उसे रुपीस में कन्वर्ट करके वर्किंग करेंगे। ठीक है, मतलब मीन्स उसे IAS 40 के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज, सवाए इसके कि फेयर वैल्यू को फिर हमें रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आज एक एग्जांपल देखो, द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स occurs simply in terms of their relevant standards. For example, if an investment property is purchased and the purchase was denominated in a foreign currency, this is converted into local currency and the investment property is then measured in terms of IAS 40. These items are not affected by subsequent changes in exchange rates if carried at cost model. Problem सिर्फ कब आएगा? If the company is using fair value model in IAS 40 for the investment property, then those non-current assets might be revalued. Example: a Pakistani company with the rupee as its functional currency as a financial year ending on 31st December, it bought a building classified as investment property in Bahrain on 1st December for 100,000 Bahraini dinars. By paying the amount, अच्छा अगर अमाउंट इस दिन पे ना होती और सब्सिक्वेंटली रेट चेंज हो रहा था तो क्या पेएबल में चेंज आता था? तो पेएबल में आता, लेकिन उसका फिर एसेट से ताल्लुक नहीं। Building has a useful life of 50 years. The building was revalued to 120,000 31st December according to fair value model in IAS 40. Exchange rates दिए हमें, रजिस्टर खोलें जरा, IAS 40 से हमें रख के कुछ एंट्रीज करवा दो। पहली डेट बोल दें सर, फर्स्ट डेट 1 December 16। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से सर? 100,000 multiplied by 275, 27.5 million। जी सर, नेक्स्ट 31st December 16।
डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो 1 महीने की चार्ज करते हैं, 1 महीना है पीछे बस, और उसके बाद फिर करेंसी से हमारा फॉरेन करेंसी से ताल्लुक खत्म हो जाना। सवाए इसके कि हम फेयर वैल्यू को फेयर वैल्यू देखें जरा कितनी है, 120 को मल्टीप्लाई बाय 290 करके बस डिस्क्लोज करते हैं, कॉस्ट मॉडल में डिस्क्लोज करते हैं, फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज हो करते हैं, फिर 120,000 दिनार्स इनटू 290 करके बस डिस्क्लोज देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 1 मंथ की और एक डिस्क्लोजर होता है बस। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो अब 31 दिसंबर 16 पे पहली चीज क्या जहन से निकल जाएगी, डेप्रिसिएशन जहन से निकाल दो। अब क्या जहन में आता है, ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो, 120,000 multiplied by 290, 348 34.8 मिलियन। किससे कंपेयर करेंगे सर, कैरिंग अमाउंट कितनी है, वो तो कॉस्ट है यार, वो कॉस्ट है यार। कैरिंग अमाउंट असल में किसे कहते हैं, जो बैलेंस शीट में आती है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट। कितनी डिफरेंस है, 73 लाख 7.3 मिलियन। फेयर वैल्यू गेन जी, डबल एंट्री सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कहाँ जाएगा गेन, बस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, अदर इनकम सॉर्ट ऑफ कहना है। ये नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन फिर किस अमाउंट पे चार्ज होगी, नेक्स्ट ईयर बस क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी रही हमारे पास एज इट इज विदाउट डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर के एंड पे फिर दोबारा वर्किंग होगी। अब कैरिंग अमाउंट वैसे क्या होगी आफ्टर दिस एंड, अभी 34.8 हो गया, नेक्स्ट ईयर एंड पे फिर दोबारा कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस इफ एनी प्रॉफिट लॉस में चला जाए। ठीक है, तो मतलब आई होप के बाद सिंपल ही है। एक क्वेश्चन दिया था एमजीए, तो कर लिया कि नहीं, कोई मसला सर इसमें, कई नंबर बता दें, एक नजर देखना जरा काइंडली। ऐसा मसला नहीं था मेरे ख्याल, वो आपकी मर्जी है, वो तो ऊपर नीचे कर लो, जाने दे गुस्सा सर। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 के जरा दरमियान में कहीं ढूंढिएगा, हेडिंग होगी टर्म्स एंड डेफिनेशंस। IAS 21 identifies 3 types of currencies। जी नाम बोल दो जरा, प्रेजेंटेशन करेंसी, फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी। दो लफ्ज तो कम से कम हम फेमिलियर हो गए कुछ दिनों में, फंक्शनल एंड फॉरेन। फिलहाल फंक्शनल मैंने क्या आपको बताया था, लेकिन आए जरा इन चीजों को जरा फाइनल करें। पहले एक जरा इनकी एज इट इज जो डेफिनेशन थोड़ी सी बनी हुई है, इनको एज इट इज पढ़े जरा। प्रेजेंटेशन करेंसी मींस अ करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड। जिस करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो करेंसी कहलाती है प्रेजेंटेशन करेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सर। फंक्शनल करेंसी कहते हैं उस करेंसी को, तो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी फंक्शनल करेंसी कहलाती है।
अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं, अब सिर्फ वर्ड्स पढ़ लो। और फॉरेन करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जो फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी है तो वो फंक्शनल करेंसी है, सॉरी फंक्शनल करेंसी के अलावा अगर कोई भी करेंसी है तो वो फॉरेन करेंसी है। अब पहले तो एक आसान सी बात कर लें जरा, आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं आप किस करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आप प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें आपका बिजनेस चल रहा है वो रुपीस है। रुपीस के अलावा अगर कोई भी दुनिया की करेंसी है वो फॉरेन करेंसी, रुपीस के अलावा। और पाकिस्तान में अगर आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में अगर शेयर होल्डर्स अगर हैं तो आप रुपीस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो वही प्रेजेंटेशन करेंसी भी है। लेकिन फर्ज करें आपके कंपनी के बहुत से शेयर होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी हैं, लेट्स से अमेरिका में सेटल्ड है, तो वो इंटरेस्टेड है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीस के साथ साथ, ठीक है, लोकल अगर भी आपके शेयर होल्डर हैं तो रुपीस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, लेकिन उन शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर डॉलर्स में भी बना लें तो रिलैक्स रहिएगा। अकाउंटिंग आप किस करेंसी में कर रहे होंगे, जिस करेंसी में जिस मुल्क के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस आपका पाकिस्तान में है तो आप रुपीस में डबल एंट्रीज करेंगे, लेजर्स बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे। और अगर इन दौरान के पाकिस्तान से बाहर आपकी ट्रांजैक्शन होगी किसी मुल्क में तो जिस भी करेंसी में हो रही होगी वो फॉरेन करेंसी है, आप उसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके काउंटिंग करें। अब साल गुजर गया, लोकल शेयर होल्डर्स के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बनाना चाह रहे हैं तो रुपीस आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी है। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स आपके पाकिस्तान में बाहर भी हैं, उनके लिए आप रुपीस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें तो फिर डॉलर भी आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी बन जाए। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा करेंसी में प्रेजेंट हो सकती हैं? नॉर्मल नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल अगर कंपनी है, पूरी दुनिया में उसके मुल्कों में शेयर होल्डर्स हैं, तो हो सकता है वो इसमें इंटरेस्टेड हो कि हर मुल्क के शेयर होल्डर्स को उनकी रिस्पेक्टिव करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाए। तो लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी का ताल्लुक बस किससे है, ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको आप इग्नोर कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग करते हुए। एंड में फिर डिसाइड करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस करेंसी में देनी है। नॉर्मली एक ही करेंसी में होती है, लेकिन अगर एक से ज्यादा करेंसीज में हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट तो प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक है। प्रेजेंटेशन किस लिए वर्ड है, प्रेजेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप अमेरिका में तो फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी, अगर आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं डॉलर, डॉलर्स के अलावा कोई भी करेंसी तो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। आप उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके वर्किंग कर रहे होंगे, जर्नल लेजर ट्रायल, ईयर एंड आ गया, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस करेंसी में बनानी है। तो अगर डॉलर्स में ही बनाएंगे तो वही प्रेजेंटेशन करेंसी है, अगर डॉलर्स के अलावा भी किसी करेंसी में बनाएंगे तो वो भी प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मदीना लिमिटेड, यूके रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी whose shares are traded on the London Stock Exchange, ठीक है, मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनी, कहाँ रजिस्टर्ड है और उसके शेयर्स जो हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। रजिस्टर्ड कहाँ है ये कंपनी, एक्टिविटीज कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। तो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन करेंसी, व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी, and Medina Limited bought specialized mining equipment from the US, invoiced in US dollar. What type of currency is the US dollar? मतलब 3 सवाल सामने आ गए, तो मेरा ख्याल इसको जरा फंक्शनल करेंसी से सेकंड से शुरू करते हैं। What is the primary economic environment in which this company operates? साउथ अफ्रीका में बिजनेस कर रही है, रजिस्टर्ड कहाँ है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज उसकी साउथ अफ्रीका में। तो किस करेंसी में ये इनिशियली काउंटिंग करेगी कंपनी, साउथ अफ्रीकन करेंसी में करेगी। और साउथ अफ्रीकन करेंसी जो है उसे रैंड बोलते हैं, सेकंड लाइन में वर्ड होना। जैसा पाकिस्तानी करेंसी को क्या बोलते हैं, अमेरिकन करेंसी को, इंग्लैंड की करेंसी को, उसी तरह उसकी करेंसी का नाम क्या है,
तो बहरहाल वो नाम तो एक अलग इशू हो गया। फंक्शनल करेंसी कहते किसे? मैंने तो कहा था लोकल करेंसी यार, तो ये भी लोकल करेंसी है, लेकिन कहाँ की लोकल करेंसी? जहां आप ऑपरेट कर रहे हैं, जहां आपके बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। तो किस करेंसी में इनिशियली जर्नल लेजर ट्रायल बनेंगे? साउथ अफ्रीकन करेंसी में। अब अगर साउथ अफ्रीकन करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो साउथ अफ्रीकन करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी अगर है, इवन इस वक्त अगर पाउंड भी है, अगर इंग्लैंड की करेंसी भी इस वक्त है, किस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ड्यूरिंग द जनरल एंट्रीज करते हुए, रैंड के अलावा अब कोई भी करेंसी अगर है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कौन सी कहलाएगी? फॉरेन करेंसी। तो थर्ड पे आया जरा, अगर इस कंपनी ने माइनिंग इक्विपमेंट खरीदा है डॉलर्स में, तो इसको डॉलर्स को क्या कहेंगे? फॉरेन करेंसी। और फिर इस डॉलर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? रैंड्स में कन्वर्ट करके इनिशियली डबल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो रैंड्स के अलावा कोई भी करेंसी होगी जो, वो क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी। ढूंढने जरा थर्ड पर, यूएस डॉलर्स इज अ फॉरेन करेंसी। अब आने फाइनली प्रेजेंटेशन करेंसी। अब इनिशियली जनरल लेजर ट्रायल जो है वो बन गया रैंड में, रैंड्स में बन गया फंक्शनल करेंसी में। अब इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी? अब ईयर एंड आ गया, सपोज ईयर एंड आ गया, लेजर ट्रायल बन गए, अब प्रेजेंटेशन करेंसी इसकी क्या होनी चाहिए? नहीं, दो जरूरी नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल बिजनेस एक्टिविटीज वहां है, लेकिन वहां कुछ शेयर होल्डर ही नहीं है, वहां आप किसी को प्रेजेंट करके नहीं दिखाना चाहते, कोई इंटरेस्टेड नहीं है वहां। अगर होगा तो रैंड्स में भी बनाएंगे, लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स जो है वो अब यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वहां स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर शेयर होल्डर वहां है, तो अब ईयर एंड पे फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब जिस जिस करेंसी में भी दिखाना चाहेंगे, अभी को जरूरी नहीं कि एक ही हो, अगर आपके शेयर होल्डर्स फैले हुए दुनिया में, तो आप जिस जिस मुल्क की करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे, वो करेंसी क्या कहलाएगी? प्रेजेंटेशन करेंसी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यूके रजिस्टर्ड कंपनी है और वहीं इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, तो शायद पाउंड जो इस केस में वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंटेशन करेंसी। लेकिन क्या प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा भी हो सकती है? देखिए इनिशियली आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई हैं, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं या जर्नल लेजर ट्रायल तक तो पहुंच गए हम, ये है चीजें में ट्रायल में क्या सब कुछ आ जाता है सर? क्या क्या आ जाता है? इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, यही चीजें बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होनी। तो अगर आप इसे यूके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स के लिए पाउंड्स में बना लेंगे, तो इट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। फिर उसको भी फंक्शनल करेंसी की जो ट्रायल की फिगर्स हैं उसको प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करने का भी आसान सा तरीका, जरा बैलेंस शीट ज़हन में लाएं, जरा बैलेंस शीट ज़हन में लाएं सर, किस करेंसी से किस करेंसी में आना है फॉर एग्जांपल, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है, तो वहां कौन सा रेट लगा देंगे? स्पॉट रेट ईयर एंड पे जो है। और इनकम स्टेटमेंट ज़हन में लाएं जरा, इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी तो एज ऑन ही होते हैं, वो फॉर द ईयर होते हैं, वहां एवरेज रेट लग जाएगा। तो सिंपली फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फंक्शनल करेंसी के डाटा को बस प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग रेट लग जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एवरेज रेट, ठीक है। तो क्या किसी बिजनेस की एक से ज्यादा फंक्शनल करेंसीज हो सकती है? अब ये जरा इस तरह से फाइनल करना, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं ये पूरे अफ्रीका में फैली हुई, साउथ अफ्रीका में भी है, बोट्सवाना में भी है, कीनिया में भी है, वगैरह वगैरह में, और सबकी करेंसी अपनी अपनी, तो सब अपनी अपनी पहले बना रहे हो, लेकिन फिर उसे कंसोलिडेट करना बाद में। So there may be more than one functional currencies if you are operating in more than one primary economic activities, primary economic environments, ठीक है। लेकिन बाद में डेफिनेटली उन्हें फिर किसी कॉमन करेंसी बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, लेकिन उसका भी क्या तरीका होगा? इनिशियली हर मुल्क के जनरल लेजर ट्रायल को किस करेंसी में बना लेंगे? फंक्शनल करेंसी। आप जरा सही बोल रहे थे, फंक्शनल करेंसी में बना लेंगे। फिर उस फंक्शनल करेंसी को जिस प्रेजेंटेशन करेंसी में लेके जाना है, उनको उस तरह से क्लोजिंग रेट्स और एवरी रेट्स ढूंढ के ले जाएंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा क्या हो सकता है? फंक्शनल करेंसीज भी हो सकती हैं। जरा वर्ड्स पे दोबारा फोकस कर लेना ना, असल में मेन वर्ड्स क्या हैं फंक्शनल करेंसी में? क्या वर्ड्स है सर? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट,
नॉर्मली स्पीकिंग शायद एक ही होता है, लेकिन एक से ज्यादा अगर ब्रांचेस हैं, एक बिजनेस की ब्रांचेस हैं, डिफरेंट मुल्कों में फैली हुई हैं, तो वो जिस जिस मुल्क में है वहां वहां की करेंसी। देन फिर उस, अच्छा आप फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में है, तो उस मुल्क की करेंसी इस फंक्शनल करेंसी, और उसके अलावा जितनी करेंसीज होंगी वो फॉरेन करेंसी मींस उन्हें फिर आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे। उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप और किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे तो वहां फंक्शनल करेंसी बन जाएगी, उसके अलावा जो होगी फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो कुछ सेंस समझ आ गई? इकट्ठा तो करना ना, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनल पिक्चर आनी चाहिए ना, कंसोलिडेट करके कि पूरे बिजनेस एज अ होल सिचुएशन क्या है। इनिशियली तो ब्रांचेस की आ गई, लेकिन फाइनली ब्रांचेस का डाटा इकट्ठा हो गया, बिजनेस एज अ होल का भी तो पता होना चाहिए, फिर बिजनेस एज अ होल का किस करेंसी में पता होना चाहिए, बस ये आपने डिसीजन। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि बस आप किसी एक करेंसी में ही प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो जिस जिस करेंसी में भी डाटा है उसको उठा लें और उसको उस करेंसी के क्लोजिंग रेट और एवरी रेट के बेस पे कन्वर्ट कर लें, और फिर अगर उसको कन्वर्ट करना चाहें तो जिस मर्जी करेंसी में करते जाएं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने कहाँ कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है किस किस मुल्क के शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा पढ़ना। अरे ये चीजें ऐसे रट्टा लगाने वाली नहीं है, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन करेंसी सर क्या है? An entity is permitted to present its financial statements in any currency. ऐसे ही, ऐसे ही सर। This reporting currency is often the same, often अक्सर सेम ही होती किससे? मसला अगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं आप, तो पाकिस्तान में अकाउंटिंग करी जा रहे हैं और पाकिस्तान में नॉर्मली शेयर होल्डर्स होंगे, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है, बस ये हमने बात की। जनरली क्या किस क्या 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 ही क्या होता है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है। फंक्शनल करेंसी क्या है? when an operating entity records transactions in its financial record is must identify transactions record करने के लिए आपने इनिशियली फंक्शनल करेंसी ही चूज करनी है, और वो कैसे चूज करनी है? ये देख के कि किस मुल्क में, किस मुल्क के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, बाकी ये एक छोटी सी चीज आपके पिछली दफा सिलेबस में थी, इस दफा जो बुक नहीं पब्लिश किया है कि आपने, उसमें अब ये चीज नहीं रही। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना, बता रहा हूँ सर। कैसे बताया मैंने? बैलेंस शीट आइटम्स को क्लोजिंग डेट से, स्पॉट रेट से, और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को, तो अब इस वक्त आपकी बुक से उसने निकाल दिया, वरना ये 3 स्टेप्स यहाँ लिखे हुए, मतलब बेसिक सिर्फ आईडी के लिए इस वक्त पढ़ना है हमने। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन विच करेंसी, कंपनी विल फर्स्ट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन, मतलब उसी में पहले एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस इकट्ठे कर ले, ट्रायल से देख फिर क्या करें? If presentation is currency is different from functional currency, then translate the financial statements prepared in functional currency into the financial statements prepared in। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? बाकी इसके नीचे एक लिखा हुआ पैराग्राफ, इसको अभी यहाँ से पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये एक रट्टा सा है, लेकिन रट्टा भी लगाना नहीं है। ये फिर ओरिजिनल स्टैंडर्ड से एमसीक्यूज के हवाले से इस तरह के एक दो पॉइंट्स कभी कभी आ जाते हैं, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स का बस साथ एक रेफरेंस वर्ड लिखते हैं। फिर इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जल्दी बड़े होने वाले हैं। कब आ रहा है सुना, रिजल्ट जल्दी आ रहा है? नहीं मुझे क्यों पता भाई, मैं कौन सा पेपर दूं? दुनिया से अपडेट आप हैं सर, हर वक्त माशाल्लाह क्लास में भी सामने रखा होता है, कोई मैसेज आ ही ना जाए, कोई लेटेस्ट नॉलेज इधर उधर ना हो जाए। नहीं कोई, मैंने सुना 26 कुछ रूमर नहीं है या कोई है इंटीमेशन जी? चलो ठीक है, 4 मीन्स ईद वाले दिन। नहीं अच्छी बात है यार, डबल ईद हो जाएगी और क्या चाहिए। चले सर, इनिशियली जरा एक बस अब इस बेटा इस टॉपिक में अल्हम्दुलिल्लाह और कोई बात नहीं रहेगी। अब इसका आखिरी पेज पे आएगा जरा, ये आखिरी पेज पे एक सवाल गलती से आ गया, लेकिन अब इस सवाल की जरूरत नहीं है। लास्ट पेज पे ये ट्रांसलेशन फ्रॉम फंक्शनल करेंसी, इसके नहीं पढ़ा, लास्ट पेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी, इसकी अब जरूरत नहीं है। इससे पिछला एक पेज है,
वो जब थोड़ा सा और हम बड़े हो जाएंगे तो शायद ये वर्ड्स हमारे लिए अंडरस्टैंड करने थोड़ा आसान हो जाएंगे। बाकी मेरे ख्याल इसमें चले वो बाद में बात करते हैं, पहले आप इस तरह करें, मतलब मेंटली तौर पे 1 मिनट लगा के थोड़ा टेस्ट के लिए रेडी हो। ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, आप लोग खुद कीजिएगा। जी तैयब साहब जरा कहीं बैठे, तैयब को जरा भेजिएगा। जी सॉरी, ये ओरिजिनल रिजल्ट मैंने लिख दिए हैं, रिजल्ट करते करते ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स। नोट सारा बंद कर दें, 1 मिनट रिलैक्सेशन टाइम, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ टेस्ट। हाँ कुछ ना कुछ तो है वैसे। ये उनका उनका ख्याल तो यही है, मेरा ख्याल है रीजनेबली ठीक है। तो ये आ जाए आंसर शीट्स में वालों। काइंडली जरा इंश्योर कीजिएगा आपकी साथ वाली चेयर पे कोई ना हो, खुले खुले हो जाए जरा। अगर आप हैं किसी के साथ वाली चेयर पे तो आप उठें, उसे नहीं खाना। बुक्स बुक्स एक तो आपकी कौन सी R1 जरूरत नहीं है, अब हमने कट्टी आती है 2 दिन हो गए कट्टी हुई है। आज कौन सी है? हाँ यार तो कब तक आना यार, आज शाम दोपहर। एक पे ही लेके पीछे कर दे दे इस तरह एक एक करके ना दे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दे दो। एक अच्छी सी करने की कोशिश कीजिएगा जरा, थोड़ा चैलेंजिंग है।
ये 1 मिनट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताता हूँ मैं जस्ट। आपके पास अगर है तो पीछे देते रहिए इधर, एक्स्ट्रा जरूरत पड़े बाद में ले लीजिएगा, पहले पीछे तक पहुंचा दो। ये इधर पेज को एक बचा एक्स्ट्रा, कोई क्वेश्चन पेपर। इधर व्हाट्सएप कर रही इधर भी खोलना, टर्न इधर जल्दी जल्दी।
ये बेटा कल ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी स्टार्ट हुए।
ये आइटम वाइज भी कर सकते हैं, कुछ ना मसला। डेट वाइज लिखना है या आइटम वाइज? किस चीज पे जाना है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है? कौन सी व्हीकल है? कैसे करते हैं? क्या किस चीज की क्वेश्चन पता?
इधर रहने दो। ये शीट दे दो, इससे अगर लेनी शीट तो बता दो। शुरू से देखो, मैंने शुरू से पता कर लो। इसको अगर चाहिए तो लेना।
these वाले टेस्ट में सबसे कॉमन बल्कि वो प्रेजेंट वैल्यू थी एडवांस पेमेंट में 75 जो वो वाला लगवा यही नहीं हो सबकी होती है क्वेश्चन में ट्रॉफी प्लांट का स्केड्यूल मांगा नहीं था ऐसे भी टाइम हाँ ठीक है वो बाकी उसके पीछे बाकी नोट्स रह जाते हैं ये भी अभी भी टेस्ट वगैरह में से कह दी तो हाँ ठीक
बेटा जो नहीं है वो छोड़ दो, जो नहीं हो सकता उसको रहने दे, जो हो सकता वो करते हैं।
Finger क्या है? ये नंबर शेयर कर दी, नंबर शेयर कर दिया, ये आपके ग्रुप में नंबर शेयर हो गया हुआ है। देख के बताइएगा, हो गया शेयर। इधर अब्दुल हक के दूसरा नंबर, दूसरा ग्रुप में भी शेयर कर, एक मिनट में करवा।
क्या होगा? ये का नंबर सेंड हो गया तो कल नाम और आईडी लिख लीजिए। चलो बस 5 मिनट वाइंड अप।
वापस कर दें यार, घर के लिए होमवर्क लिखना था। फर्स्ट 6 पेजेस पढ़ने हैं इस चैप्टर के, और पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट 6 पेजेस और पेज नंबर 38 वाला क्वेश्चन। ये पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली सेंड कर दीजिएगा अपना टेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।